एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। चौधरी साहब कहाँ हो भाई? ये सब क्या हो गया? वो मांझे गुज्जर की साथ वाली कोठी में रहने वाले गफूर भट्ट की आवाज थी। गफूर भट्ट कपड़े का होलसेल व्यापारी था। उसकी दुकान आजम क्लॉथ मार्केट में थी। मांझे गुज्जर ने यहाँ अपने आप को चौधरी मिराजुद्दीन के नाम से मुतारिफ करवा रखा था और बताया था कि वो जमींदारी करता है। यहाँ कोई उसकी असलियत के बारे में नहीं जानता था। यहाँ सभी कारोबारी लोगों की कोठियां थीं। शरीफ लोग थे, अपने काम से काम रखने वाले। सुबह जाते और रात को घरों को लौटते। इस कोठी में मुंतकिल होने के बाद एक दो पड़ोसियों से मुलाकात हुई थी। वो जब भी इस कोठी में आता ठीक ठाक हुलिये में आता। मांझा राहदारी से निकल कर बरामदे में आ गया। आओ आओ भट्ट साहब। भट्ट साहब ने पूछा, ये क्या गड़बड़ हो गई चौधरी साहब? पुलिस को इत्तला दी या नहीं? मांझा बोला, मैंने टेलीफोन कर दिया है, मेरा ख्याल है पुलिस पहुंचने वाली होगी। भट्ट साहब ने पूछा, लेकिन ये हुआ कैसे? चोर अंदर कैसे आ गया? मांझा बोला, मेरा ख्याल है छत वाला दरवाजा रात को खुला रह गया था। चोर दरख्तों की शाखों के रास्ते छत पर आया और फिर नीचे पहुंच गया। मेरा मुलाजिम अंदर सो रहा था। शायद आहट से उसकी आंख खुल गई थी, लेकिन चोर ने शायद उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और गले में रस्सी लपेट कर गला घोंट दिया और फिर गालिबन दौड़कर उसी वक्त भाग गया था। उसे कुछ चुराने का मौका नहीं मिल सका। भट्ट साहब ने कहा, बड़े अफसोस की बात है। रात को शोर की आवाज सुनकर मैं भी बाहर आ गया था। लोगों ने चोर का पीछा तो किया मगर वो काबू नहीं आ सका। मैंने आपसे एक मर्तबा पहले भी कहा था कि पीछे वाली टालियों की कम से कम 2-2 शाखें कटवा दें, मगर आप ठहरे जमींदार लोग दरख्तों को कटवाना गुनाह समझते हैं। मांझा गुज्जर बोला, मैंने भी कई मर्तबा इन शाखों को कटवाने के बारे में सोचा था, मगर बात आजकल पर टलती रही, जिसका नतीजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। वो भी बातें कर रहे थे कि गेट के सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। एक सब इंस्पेक्टर और 4-5 पुलिस वाले जीप से उतर कर अंदर आ गए। भट्ट साहब पुलिस को देख कर खिसक गए। मांझा गुज्जर कुछ देर तक बरामदे में ही खड़ा सब इंस्पेक्टर से बातें करता रहा, फिर उन्हें लेकर अंदर आ गया। सब इंस्पेक्टर लाश और कमरे का मुआयना करता रहा। चौकीदार को भी अंदर बुला लिया गया था। बिल्लू बड़ी महारत से पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा था। सब इंस्पेक्टर कमरे से निकलकर छत पर आ गया। उसने छत वाले दरवाजे का भी अच्छी तरह मुआयना किया और उस जगह का भी जहां टाली की शाखें छत तक पहुंची हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने उस कोठी के आसपास जो लोग भी मिले उनके बयानात कलम बंद कर लिए, जिससे वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि रात को चोर इस कोठी में दाखिल हुआ था, जो कोठी के एक मुलाजिम को कत्ल करके कुछ चुराए बगैर फरार हो गया। और जब लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जाने लगी तो मांझे गुज्जर ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, लाश की बेहुरमती जरूर करनी है, मर गया बेचारा, अब इसकी चीर फाड़ तो न की जाए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन दूसरी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी, मेरा मतलब है इसका डेथ सर्टिफिकेट। और मांझे गुज्जर ने उसकी बात काटी, बोला, आप कानूनी कार्रवाई कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। पुलिस 9 बजे वहां से रुखसत हुई थी। मांझा गुज्जर उनके साथ ही गया था और अक्कू की लाश के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले ये खबर ज़ेरे ज़मीन दुनिया में फैल चुकी थी कि मांझे के बंदे अक्कू को कत्ल कर दिया गया है। और फिर लाहौर की ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ताल्लुक रखने वालों से ये बात भी छुपी नहीं रह सकी कि अक्कू को किसी चोर ने नहीं, एक लड़की ने कत्ल किया था और वो लड़की शारिक की साथी थी। समीना के हवाले से ज़ेरे ज़मीन दुनिया में ये खबर फैलाने में महर ने अहम किरदार अदा किया। मांझे गुज्जर ने वो एक दिन तो खामोशी से गुजार दिया, फिर अड़ियल भैंसे की तरह फुनकारता हुआ पूरे शहर में दंदनाने लगा। उसने अपने सारे आदमी पूरे शहर में फैला दिए जो शिकारी कुत्तों की तरह शारिक और समीना की बू सूंघते फिर रहे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी का सुराग नहीं मिल सका था। मांझे की वो कोठी भी अब खुफिया नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि वो तो शारिक का सुराग नहीं लगा सका, लेकिन शारिक को उस कोठी के बारे में उसी रात पता चल गया होगा जब समीना अक्कू को कत्ल करके फरार हुई थी। चौथे रोज किसी ने मांझे गुज्जर को इत्तला दी कि शारिक और समीना गुलशन रावी के एक मकान में छुपे हुए हैं। वो मकान शारिक के एक एजेंट हफीज की मिल्कियत था, जो गुलशन रावी, समनाबाद मोड़ और भल्ला स्टॉप के आसपास घूम फिर कर धंधा करता था। इत्तला देने वाले ने बताया था कि वो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन उसे शुबा है कि उसने शारिक को हफीज के मकान में दाखिल होते हुए देखा था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसने बुर्का पहन रखा था। मांझा गुज्जर अपने 3 आदमियों को लेकर उसी रात हफीज के मकान पर चढ़ दौड़ा। रात 2 बजे का वक्त था। हफीज मकान की छत पर सो रहा था।
नीचे शोर की आवाज सुनकर वो समझा कि पुलिस ने छापा मारा है। वो छत से ही दूसरे मकान की छत पर कूद कर भाग निकला। मांझा गुज्जर और उसके साथी दंदनाते हुए मकान की तलाशी ले रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि हफीज भाग गया है। समीना और शारिक तो उस मकान में नहीं मिले, अलबत्ता हफीज की बीवी और नौउम्र बेटा मांझे के काबू में आ गए। मांझे गुज्जर ने कहा, तुम्हारा कसम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकता, उसे तो मैं तलाश कर लूंगा, लेकिन तुम अगर अपनी और अपने बेटे की खैरियत चाहती हो तो मैं जो कुछ पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दे दो। इनकार या गलत बयानी की सूरत में पहले मैं तुम्हारे बेटे की खोपड़ी में गोली मारूंगा और फिर तेरी बारी आएगी। हफीज की बीवी गिड़गिड़ाई, नहीं नहीं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। मांझे गुज्जर ने कहा, अगर तुम ये बता दो कि शारिक और समीना कहाँ हैं तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हफीज की बीवी ने कहा, ये कौन है, मैं इनको नहीं जानती। मांझे गुज्जर ने कहा, शारिक हफीज का गुरु है और समीना उसकी दाश्ता। वो दोनों कल यहाँ आए थे, कहाँ गए वो? हफीज की बीवी ने कांपते हुए लहजे में कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो दोनों मियाँ बीवी रायविंड से आए थे, रात यहाँ रहे और आज दोपहर को चले गए। हफीज ने बताया था कि वो उसका दोस्त है। गुज्जर ने पूछा, कहाँ गए वो? हफीज की बीवी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, दोपहर की रोटी खाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि पहले दाता दरबार जाएंगे सलाम करने, फिर बाजार से कुछ चीजें खरीदने के बाद रायविंड वापस चले जाएंगे। मैं सच कहती हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। हफीज के साथ पहली दफा यहाँ आए थे। खुदा के लिए हमें कुछ मत कहना, मेरे बेटे को छोड़ दो। मांझा गुज्जर चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे से उसे समझने में देर न लगी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे एक सुराग मिल गया था। उसे यकीन था कि वो समीना और शारिक ही थे और उनके बारे में हफीज ही बता सकता था। वो उन माँ बेटे को छोड़कर चले गए। दूसरे दिन हफीज मांझे गुज्जर के हाथ लग गया। हफीज ने भी यही बताया था कि वो उसका एक दोस्त था जो अपनी बीवी के साथ रायविंड से आया था और रात उसके घर रहने के बाद दूसरे दिन दोपहर को वो चले गए थे। मांझा गुज्जर उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। मांझे गुज्जर ने अपने आदमियों से कहा, इसे भज्जे के डेरे पर ले चलो, मैं भी 1-1.5 घंटे में पहुंचूंगा, फिर इससे पूछूंगा कि वो दोनों कौन थे और शारिक कहाँ है। हफीज को उन्होंने कश्मीरी बाजार से पकड़ा था और वहीं सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे। मांझा गुज्जर तो दिल्ली दरवाजे की तरफ चला गया और उसके आदमी हफीज को लेकर वसनपुरा की तरफ रवाना हो गए। मांझा गुज्जर दिल्ली दरवाजे से निकलकर लंडा बाजार में आ गया। जहां वो एक होटल में बैठा रहा। उसे एक आदमी का इंतजार था। 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी उसका मुलाकाती नहीं आया तो वो भी होटल से निकलकर बाहर आ गया। एक मोरिया पुल और मिस्री शाह से होते हुए वसनपुरा पहुंचने में उसे ज्यादा देर न लगी। उसे जिस गली में जाना था वो बहुत तंग थी। उसने कार बाहर सड़क पर ही रोक कर लॉक कर दी और 2-3 तंग सी गलियों में होता हुआ एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया था। वो एक पुराना सा मकान था। दरवाजा एक अधेड़ उम्र और भारी भरकम औरत ने खोला था। उसने दुपट्टे को सर पर पट्टी की तरह बांध रखा था। चेहरे पर खबासत नुमाया थी। उसकी आवाज भी पहाड़ी कौवे की तरह भारी और बेसुरी थी। मांझे गुज्जर ने पूछा, वो लोग कहाँ हैं? औरत ने पूछा, उस आदमी को लेकर पिछले कमरे में घुस गए हैं। कौन है वो? क्यों लाए हो उसको? मांझा गुज्जर बोला, जो बात समझ में ना आए उसके बारे में सवाल जवाब नहीं करते। ये कहकर वो एक कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मांझे ने दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। उसके दोनों आदमी हफीज से पूछगिछ कर रहे थे। उनका पूछगिछ का तरीका बड़ा ही खौफनाक था। उसकी कमीज उतरी हुई थी और जिस्म पर तशद्दुद के कई निशान नजर आ रहे थे। होंठों से खून भी बह रहा था। मांझे गुज्जर ने पूछा, कुछ बताया इसने? क्या कहता है ये? उसके एक आदमी ने जवाब दिया, नहीं उस्ताद, कहता है मुझे शारिक के बारे में कुछ नहीं पता। मांझा बोला, तो पता करो इससे। वो दोनों आदमी एक बार फिर हफीज पर पिल पड़े। हफीज बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें उसी कमरे में घुट कर रह गईं। तकरीबन आधे घंटे तक हफीज की पिटाई होती रही, मगर वो शारिक के बारे में इनकार ही करता रहा। मांझा बोला, इसे छत से उल्टा लटका दो। हफीज को छत से उल्टा लटका दिया गया था और उसके साथ ही उसकी पिटाई भी होती रही। मांझा गुज्जर और उसके दोनों आदमी उस पर घूंसे और ठोकरें बरसाते रहे। मांझा गुज्जर पर जुनून तारी था और उसके चेहरे पर दरिंदगी नुमाया थी। वो हफीज से हर कीमत पर शारिक का पता मालूम करना चाहता था। उसने जोरदार ठोकर हफीज के सीने पर मारी। ठोकर ठीक दिल पर लगी। हफीज बुरी तरह तड़पने लगा। मांझे ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने हफीज को रस्सी से खोलकर फर्श पर लिटा दिया। वो कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मांझे ने उसके जिस्म पर एक और ठोकर मार दी, मगर हफीज के जिस्म में कोई हरकत न हुई। वो झुककर उसे टटोलने लगा और फिर गहरा सांस लेता हुआ सीधा हो गया। वो अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, खत्म हो गया है। ओए ताजे, तुम यहीं रहोगे और शाम का अंधेरा फैलने के बाद इसकी लाश बोरी में बंद करके शारिक के मुजंग वाले डेरे के सामने फेंक देना। ताजा बोला, ठीक है उस्ताद जी। मांझे ने दूसरे आदमी से कहा, अच्छू तुम मेरे साथ आओ।
मांझे गुज्जर ने बाहर जाते ही जेब से 1000 रुपए निकालकर उस औरत के हाथ में थमा दिए और अच्छू के साथ मकान से बाहर आ गया। मांझा गुज्जर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा और फिर शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद निस्बत रोड वाले डेरे पर आ गया। छापा पड़ने के बाद पुलिस से मुकमुका तो हो गया था, मगर मांझे ने उस डेरे पर अभी अपना धंधा शुरू नहीं किया था, लेकिन वो कभी कभी यहाँ बैठने लगा था। 9 बजे के करीब फैसलाबाद से उसका एक एजेंट आ गया। उसने बातें करते हुए थैले में से कुछ चीजें निकाली तो उनमें तह किया हुआ एक अखबार भी था। अखबार में इस पर मांझे गुज्जर के सामने पड़ा था। अखबार के ऊपर वाले सफ़े पर एक औरत की तस्वीर देखकर मांझा गुज्जर चौंक सा गया। उसने अखबार उठा लिया और तस्वीर को गौर से देखने लगा। उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन थी, उसे कब और कहाँ देखा था। उसने अखबार पूरी तरह खोल लिया। तस्वीर के साथ ही 2 कॉलमी खबर भी थी। वो पढ़ने लगा। गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर समीना का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को शुबा है कि समीना मोटर मैकेनिक यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस है। मांझे गुज्जर की आंखों में चमक सी उभर आई। नाम पढ़ते ही उसे याद आ गया था कि उस लड़की को उसने कहाँ देखा था। ये वही लड़की थी जिसे उसके आदमी मर्द के भेष में पकड़ कर लाए थे और फिर वो रात को अक्कू को कत्ल करके कोठी से फरार हो गई थी। चेहरे में जरा सा फर्क था और ये फर्क गालिबन समीना के कटे हुए बालों की वजह से था, लेकिन मांझे ने उसे पहचान लिया था। वो पूरी खबर पढ़ता चला गया। उस खबर के मुताबिक समीना पहली मर्तबा उस वक्त पुलिस की नजरों में आई थी जब पुलिस ने मनशियात के एक अड्डे पर छापा मारा था और वहां से पुलिस को उसका रजिस्टर और किताब मिली थी जिस पर उसका अपना और कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। उसके चंद ही रोज के बाद लारी अड्डे पर एक मोटर मैकेनिक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के मुताबिक पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि यूसुफ नामी मैकेनिक को शहर के मशहूर और बदनाम मनशियात फरोश नौलखे ने कत्ल किया था और शुबा है कि समीना भी उसमें मुलव्विस हो सकती है, लेकिन वो दोनों पुरस्कार तौर पर फैसलाबाद से गायब हो गए थे। आखिरी इत्तला के मुताबिक समीना और नौलखा को आखिरी मर्तबा लाहौर में देखा गया था। समीना के वालिद ने लाहौर थाने में उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन पुलिस अभी तक समीना का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस को शुबा है कि समीना बाज दीगर संगीन जुराइम में भी मुलव्विस हो सकती है। खबर पढ़कर मांझे गुज्जर की आंखें चमक उठी। उसने अखबार मेज पर रख दिया और फैसलाबाद से आने वाले अपने एजेंट गफूरे की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किस्सा है गफूरे? उसने अखबार की तरफ इशारा किया। गफूरे ने जवाब दिया, ये तो फैसलाबाद का बड़ा मशहूर केस है उस्ताद। पुलिस ने जब नौलखे के डेरे पर छापा मारा था तो ये उस्तानी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन भाग निकली। अपनी किताब और रजिस्टर वहीं भूल गई थी, जो बाद में पुलिस के हाथ लग गया था। पुलिस ने इस उस्तानी से राब्ता कायम किया तो इसने बताया कि इसकी किताब और रजिस्टर किसी तांगे में रह गया था, जो बाद में शायद किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गया था जिसका ताल्लुक मनशियात के उस अड्डे से था। उसके बाद चंद ही रोज बाद नौलखे के डेरे से मुल्हिक वर्कशॉप के मालिक यूसुफ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वर्कशॉप में काम करने वाले 2 मिस्त्रियों और 1-2 और आदमियों को शुबे की बिना पर हिरासत में लिया, लेकिन बाद में यह इंकशाफ हुआ कि इस कत्ल में नौलखे का हाथ है। इस दौरान पुलिस ने एक बार फिर उस्तानी समीना से राब्ता कायम किया था। उसके फौरन ही बाद उस्तानी समीना ने वो मकान बदल लिया जहां वो पहले रहती थी। उसी रात पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा तो उस्तानी लापता हो चुकी थी। उस रात नौलखा भी गायब हो गया। वो उस्तानी यहीं लाहौर की ही रहने वाली है। सुना है उसके बाप ने समीना को नौलखे के साथ देखकर उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा सकी। फैसलाबाद के अखबारों में तो रोज ही उस उस्तानी के बारे में कोई ना कोई खबर छपती रहती है। मांझे गुज्जर के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एक झटके से उठ गया। उसने अखबार भी तह करके जेब में डाल लिया। उसने गफूरे को इशारा किया, आओ मेरे साथ। अखबार में लाहौर के उस थाने का नाम मौजूद था जहां समीना के बाप ने उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसे उस थाने में पहुंचने में ज्यादा देर न लगी थी और इत्तेफाक से उस थाने के SHO इंस्पेक्टर उस्मान से उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे। उसने गाड़ी थाने के सामने रोक ली और नीचे उतरने की बजाय गेट पर खड़े हुए संतरी को आवाज देकर बुला लिया। इंस्पेक्टर उस्मान अपने कमरे में है या नहीं? संतरी बोला, इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं जी। मांझे ने कहा, उससे कहो मांझा गुज्जर बुला रहा है। संतरी चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर थाने में चला गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद इंस्पेक्टर थाने से बाहर आया। मांझे गुज्जर ने कार का पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। बोला, आओ बैठो, एक जरूरी बात करनी है। इंस्पेक्टर उस्मान कार में बैठ गया। बोला, अंदर कुछ लोग बैठे हैं, बात मुख्तसर हो। मांझे गुज्जर ने कहा, चंद रोज पहले तुम्हारे थाने में समीना नाम की एक लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसके बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर उस्मान ने उसे घूरा। बोला, नहीं, लेकिन तुम्हें इससे क्या दिलचस्पी है? मांझा बोला, जानते हो उसे अगवा किसने किया है? इंस्पेक्टर बोला, मतलब की बात करो। मांझे गुज्जर ने कहा, वो लड़की अगवा नहीं हुई, वो फैसलाबाद से भागी हुई है।
उसके साथ एक ऐसा शख्स भी है जो मनशियात फरोशी और बाज दीगर संगीन जराइम और एक आदमी के कत्ल में भी पुलिस को मतलूब है। इंस्पेक्टर की पेशानी पर बल पड़ गए। बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? माझे गुज्जर ने जेब से अखबार निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। बोला, लो ये अखबार पढ़ लो। साथ ही उसने कार की छत वाली बत्ती जला दी। इंस्पेक्टर उस्मान अखबार की वो खबर पढ़ने लगा। उसने समीना की तस्वीर भी बड़े गौर से देखी। अखबार तय करते हुए बोला, ये नौलखा कौन है और तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? माझा बोला, अफसोस तो इस बात का है कि तुम पुलिस वालों का आपस ही में कोई राब्ता नहीं। हालांकि ये ऐसा केस है कि तुम्हारे थाने और फैसलाबाद के मुतल्लिका थाने को मिलकर तफ्तीश करनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो अब तक मसला हल हो चुका होता। लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि नौलखा कौन है और समीना नाम की ये उस्तानी कहाँ है। इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। बोला, क्या वाकई तुम इसे कैसे जानते हो? माझा बोला, इस लड़की को तो मैं नहीं जानता, लेकिन नौलखे को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपनी ही बरादरी का है। तुम अगर चाहो तो मैं नौलखे के बारे में बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। उससे तुम उस लड़की के बारे में भी पूछ सकते हो, लेकिन वो लड़की तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसे घूरा। बोला, क्यों? माझा बोला, इसलिए कि ये लड़की शारिक के पास है। इंस्पेक्टर चौंक गया। बोला, शारिक? माझा बोला, पिछले दिनों शारिक भी फैसलाबाद गया हुआ था। हो सकता है इस लड़की से वहीं पर इसका कोई ताल्लुक हुआ हो। वो लड़की आजकल शारिक के साथ देखी जा रही है, लेकिन बदले हुए रूप में। मेरा मतलब है मर्द के रूप में। इंस्पेक्टर ने पूछा, नौलखा कहाँ है? माझा बोला, मुजंग में, शारिक के डेरे पर। अगर तुम नौलखे को पकड़ लो तो न सिर्फ फैसलाबाद के मोटर मैकेनिक के कत्ल का मामला हल हो जाएगा, बल्कि समीना वाला केस और बहुत से दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, मैं देखता हूँ अब वो मेरे हाथों से कैसे बचकर निकलता है। माझे ने मुस्कुराते हुए कहा, इलाके में मेरे आदमियों का ख्याल रखना। इंस्पेक्टर बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारे आदमियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। माझा बोला, एक और बात, समीना के बाप ने तुम्हारे थाने में उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी और उसका पता तो होगा तुम्हारे पास। मैं उसके बाप से मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, वो चुबुर्जी क्वार्टर्स में रहता है, शफात अली नाम है उसका। कॉलोनी में उसका पता चल जाएगा। माझा बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, अब देखना यह है कि तुम क्या करते हो। इंस्पेक्टर बोला, फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर गाड़ी से उतर गया। उसके थोड़ी ही देर के बाद माझे ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। माझा गुज्जर किसी हद तक मुतमईन हो गया था। उसने इंस्पेक्टर उस्मान को एक टिप दे दी थी, अगर वो नौलखे को गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया तो इस तरह शारिक के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पुलिस को जब ये यकीन हो जाएगा कि फैसलाबाद की मफरूर और लाहौर से अगवा होने वाली समीना शारिक के पास है, तो पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे चैन से बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ माझा इंस्पेक्टर उस्मान को भी अच्छी तरह जानता था। पुलिस में आकर उसने बड़ा पैसा बनाया था। वो पुलिस में शायद आया ही पैसा बनाने के लिए था। माझे को अंदेशा था कि इंस्पेक्टर उस्मान कहीं शारिक के चक्कर में ना आ जाए और बात मुकमुका पर खत्म न हो जाए। उसे ये मालूम नहीं था कि 2-3 रोज पहले ही शारिक नौलखे के बहनोई को उसी थाने से छुड़ा कर ले गया था। अगर उसे इस बात का इल्म होता तो शायद वो इंस्पेक्टर उस्मान को ये टिप न देता। माझा गुज्जर रात 1 बजे अपनी कोठी पर वापस आया था। वो बहुत थका हुआ था, आते ही सो गया। सुबह 8 बजे उसकी आंख खुली। शहर में रहते हुए उसे भी बेड टी की आदत हो गई थी। वो जैसे ही बेदार हुआ, अच्छू ने चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। माझे ने साइड टेबल से कप उठाते हुए कहा, नाश्ता मैं खुद ही तैयार कर लूंगा, तुम जरा कहीं से पता करके आओ कि इंस्पेक्टर ने रात को कोई कार्रवाई की थी या नहीं। अच्छू उसी वक्त कोठी से रुखसत हो गया। अच्छू की वापसी तकरीबन 11 बजे हुई थी। उसने जो इत्तला दी वो माझे की तवक्को के ऐन मुताबिक थी। इंस्पेक्टर उस्मान ने रात को शारिक के डेरे पर छापा मारा था, लेकिन वहां से उसे न तो कोई चीज मिली और न ही नौलखा पकड़ा गया। माझा बोला, तो इसका मतलब है कि मेरा ख्याल दुरुस्त ही निकला। अब जो कुछ भी करना है मुझे खुद ही करना होगा। इसके अलावा कोई और बात मालूम हुई? उसने सवालिया निगाहों से अच्छू की तरफ देखा। अच्छू बोला, रात को शारिक के डेरे वाली गली के बाहर बोरी बंद में हफीज की लाश पुलिस को मिल गई थी, लेकिन मकामी पुलिस ने डेरे वालों या किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि ये ख्याल जाहिर किया कि इस शख्स को कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ फेंकी गई है। माझे ने पूछा, डेरे वालों को तो पता चल गया होगा कि लाश किसकी है? अच्छू बोला, हाँ, ये तो उन्हें पता चल ही गया होगा। माझे ने सर हिला दिया। बोला, ठीक है। 2 दिन और गुजर गए। शारिक और समीना का कोई सुराग न मिला। और फिर मजे की बात यह थी कि नौलखा भी गायब हो गया था। और फिर उससे अगली रात माझे गुज्जर को इत्तला मिली कि न सिर्फ नौलखा बल्कि समीना और शारिक भी मुजंग वाले डेरे में मौजूद हैं। माझा गुज्जर फौरन ही हरकत में आ गया। पहले उसने सोचा था कि पुलिस को साथ ले लिया जाए, लेकिन फिर ये ख्याल जहन से निकाल दिया और खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया।
1 घंटे के अंदर अंदर 6 खूंखार किस्म के आदमी माझे गुज्जर की नहर वाली कोठी में जमा हो चुके थे। वो सब सिर्फ मनशियात फरोश ही नहीं थे, बल्कि वो सफाक और बेरहम कातिल भी थे। किसी इंसान की जिंदगी उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखती थी। 15 मिनट बाद वो लोग कोठी से रवाना हो गए। मुजंग पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर न लगी थी। दो की टोलियों में उन्होंने 3 अतराफ से शारिक के डेरे को घेरे में ले लिया। माझे गुज्जर का ख्याल था कि वो इस तरह अचानक डेरे को घेरे में लेकर उन सबको मौत के घाट उतार देगा, लेकिन जब सामने से पहली गोली चली तो उसे चौंक जाना पड़ा। इस मज़ाहमत का मतलब था कि वो लोग बेखबर नहीं थे। माझा गुज्जर और उसके आदमियों को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती रही। इस दौरान डेरे से एक आदमी की चीख सुनाई दी और फिर डेरे की तरफ से यकायक फायरिंग बंद हो गई। माझे ने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपने आदमियों को लेकर डेरे में घुस गया। उन्हें एक तांगे के करीब कोचवान सिराज की लाश मिली। उसके सर में गोली लगी थी, जिससे खोपड़ी के परखचे उड़ गए थे। माझा और उसके आदमी पूरे डेरे में फैल गए, लेकिन उन्हें न तो कोई और लाश मिली और न ही कोई जिंदा आदमी हाथ लगा। अच्छू ने सिराज की लाश की तरफ इशारा किया, बोला, हो सकता है शारिक और उसके साथी हमारी इत्तला पाकर पहले से ही भाग गए हों और यहाँ सिर्फ यही एक आदमी हो। माझा गुज्जर गुर्राया, पागलों वाली बात मत करो। 3-4 आदमी मुख्तलिफ समतों से फायरिंग कर रहे थे। तलाश करो उन्हें, वो लोग बाहर नहीं जा सकते, यहीं कहीं होंगे। तवेला खासा वसी और अरीज था। 30-35 तांगे खड़े थे, जिनमें कुछ नाकारा भी थे। माझे के आदमी उन तांगों के पीछे और तारीक गोशों में उन्हें तलाश करते रहे, लेकिन कहीं भी किसी की मौजूदगी के आसार नजर न आए। माझे ने 3 कमरे भी देख लिए। वहां कोई आदमी तो क्या, बिल्ली का बच्चा भी नहीं मिला था और किसी किस्म का माल भी नजर नहीं आया था। आखिर में माझा गुज्जर मजार की तरफ गया। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर 100 वॉट का बल्ब जल रहा था। माझे ने संगमरमर की कब्र की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। मजार में आमदरफ्त का यही एक दरवाजा था और कोई रास्ता नहीं था। वो कब्र के करीब खड़ा सोच रहा था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए कि अच्छू दौड़ता हुआ अंदर आ गया। बोला, उस्ताद निकल चलो, पुलिस आ रही है। माझा गुज्जर मजार से बाहर आ गया। फजा में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर वो अपने साथियों को पुकारता हुआ एक तरफ भाग निकला।